गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन मेरे मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सबों के लिए बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला फिर से जारी है। बना रहिए इस चैनल में, देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। विद द कोटेशन, इफ टुडे वाज परफेक्ट देयर वुड बी नो नीड फॉर टुमारो। थिंक अबाउट इट, सोचिए कितना बेहतरीन कोटेशन है। तो आपका पहला प्रश्न है इकोनॉमिक सेक्शन से, क्वेश्चन नंबर 11। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स। बैंकिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड के संबंधित में जो एडवाइजरी बोर्ड बनाई गई है उस पर विचार करना है। इट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई। इट गिव्स इनपुट्स फॉर द पॉलिसी फॉर्मुलेशन रिलेटेड टू द बैंकिंग फ्रॉड्स। Lenders would refer all fraud cases to the AABBF, and on receipt of its recommendation, the bank concerned would take further action in such matter. Which are the correct about advisory board for banking and financial frauds? किसके द्वारा गठन किया गया? क्या इसका गठन आरबीआई के द्वारा किया गया है? क्या इसको बैंकिंग से जुड़े हुए जो फ्रॉड है उसको लेकर नीति बनाने की ताकत दे दी गई है, या इनपुट प्रदान करता है? या फिर आप कह सकते हैं कि जब लेंडर अगर इस तरह के फ्रॉड से जुड़े हुए मामलों को उसके पास ले जाता है, आई मीन एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स के पास जाता है, तो उसके रिकमेंडेशन पर वह इस पर एक्शन लेता है। आई थिंक इट्स एवरीथिंग, केवल और केवल इसमें दो ही सही है, क्योंकि इसका गठन आरबीआई के द्वारा नहीं हुआ है। तो लेकिन लेट्स सी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीबीसी expanded the scope of advisory board for banking and financial fraud, which would now examine bank frauds for 3 करोड़ और above। 3 करोड़ या 3 करोड़ से अगर ज़्यादा का कोई फ्रॉड हो जाए बैंकिंग से जुड़े हुए मामले को लेकर, तो सीबीसी का पावर और एक्सपेंड हो गया है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन उस पर आप क्या करेगी? अपना दिमाग लगाएगी, आई मीन उस पर एक्शन ले सकती है, रिकमेंडेड एक्शन। अर्लियर जो एडवाइजरी बैंक फॉर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ जो मामला था वाज लुकिंग, पहले ये लुकिंग इनटू द बैंकर और फाइनेंशियल फ्रॉड, जो कि लगभग 50 करोड़ का उससे ज़्यादा ऊपर होता था। लेकिन अब तो 3 करोड़ और 3 करोड़ से ज़्यादा हो तो भी उस मामले में सीबीसी का कंसर्न बनता है। द ABBF इज अ फंक्शनिंग एज a safety bulb for the bankers, and it's critically and comprehensively examine the gravity of lapses या accountability, if any, on the part of the official, the whole time director of the PCBs or PSFIs, based on the documentary evidence. The CBC, in the consultation with RBI, याद रहिए ये आरबीआई के कंसल्टेशन पर, thereafter in 2019 constituted ABBF। तो किसने इसका गठन किया है ABBF का? तो सीबीसी ने किया है आरबीआई के सलाह के बाद 2019 में। Lenders would refer to all large frauds cases worth 3 crore or more than to the ABBF। जितने भी लेंडर्स हैं, अगर उनके फ्रॉड जो है 3 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो वो अपने मामले को लेकर ABBF के पास जा सकते हैं, और उसकी प्राप्ति के पश्चात, ठीक है, बैंक कंसर्न वुड टेक फर्दर एक्शन इन सच मैटर, तब उसके एक्शन लिया जाएगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन may also refer any cases or matter to the board where it has any issue or difficulty or in technical matters with the public sector banks or PFI concerned। तो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी इस प्रकार के मैटर्स को ABBF के पास भेज सकता है अगर कोई टेक्निकल इशू हो जाए, खास करके बैंकों से सेक्टर को लेकर। With the reference to the currency market, the term convertibility is used to denote for what? कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? परिवर्तनीयता का मतलब फ्रीडम टू एक्सचेंज करेंसी लाइक कमोडिटीज ओवर द काउंटर।
freedom to residents to remit outside the country, freedom to invest globally, विच आर द करेक्ट। कन्वर्टिलिटी का मतलब सीधा सीधा मतलब होता है आप अपनी एक करेंसी को किसी दूसरी करेंसी में क्या कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉमोडिटी में नहीं बात हो रहा है। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा, आई थिंक आप समझ चुके हैं, केवल एक। तो कन्वर्टिबिलिटी का सीधा मतलब होता है द क्वालिटी दैट अलाउज मनी और अदर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, या तो मनी को या तो फिर और भी जो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है उसको कन्वर्ट किया जा सके किसी अदर लिक्विड स्टोर के रूप में। ठीक है। कन्वर्टिबिलिटी इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द इंटरनेशनल ट्रेड, वैश्विक व्यापार के लिए बहुत ही जरूरी है ये। वेयर द इंस्ट्रूमेंट वैल्यूड इन डिफरेंट करेंसी मस्ट बी एक्सचेंज। ओके, क्योंकि बहुत से अलग अलग चीज़ों का दाम अलग अलग होता है, उसकी कीमतें अलग अलग होती है, तो उसके लिए एक्सचेंज जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, प्रीडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी इज डिज़ाइन टू, किस बात को इसको डिज़ाइन करने के लिए बनाया गया है? सीधी सी बात है, कॉम्पिटिटिव मार्केट में किसी प्रकार का धांधली ना हो, तो कंपटीशन को बरकरार रखने के लिए प्रीडेटरी प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता कुछ नहीं है, समझिए कि ये प्रीडेटरी प्राइसिंग जो है वो वास्तव में प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस एट सच अ लो लेवल, इतना कम कर दिया था जानबूझकर कि फर्म्स जो है ना उससे कॉम्पीट ही नहीं कर पाते हैं। और जब सारे फर्म्स इससे बाहर हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है ना, वो जो मार्केट है उसके बाद अपना दिमाग लगाता है और उसके बाद चीज़ों की कीमतें अचानक बढ़ा देता है। तो ये कहीं ना कहीं कंपटीशन के लिए खतरा है, फेयर कंपटीशन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए इसी कारण बात को ध्यान में रखते हुए प्रीडेटरी प्राइसिंग चर्चा में रहता है। तो सीधी सी बात है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गोल्ड रिजर्व विद आरबीआई। आरबीआई के गोल्ड रिजर्व के बारे में पूछा जा रहा है। आरबीआई एक्ट परमिट्स टू ट्रेड इन गोल्ड। आरबीआई बायज गोल्ड एवरी ईयर फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और गोल्ड रिजर्व आर हेल्ड as a banking for currency notes issued by the RBI and also asset. Yes, of course, 1 and 3 is right. देखिए, आरबीआई का जो गोल्ड रिजर्व है वो स्टार्टेड इंक्रीजिंग 17-18 फाइनेंशियल ईयर से लगातार बढ़ता जा रहा है। इन द लास्ट 2 ईयर्स इट वेंट अप टू द 100 टन्स, और ये 100 टन्स के आसपास पहुंच चुका है। मार्च 2022 तक देखिए रिजर्व बैंक के पास 740 टन के आसपास गोल्ड था, जिसमें कि गोल्ड डिपॉजिट भी था 11 टन के आसपास, जबकि 453 टन के आसपास गोल्ड था इन सेफ कस्टडी में विद द बैंक ऑफ द इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ द इंटरनेशनल सेटलमेंट। 295 टन के आसपास गोल्ड जो था घर में रखा हुआ है डोमेस्टिकली। तो ओवर कहे तो इन द वैल्यूज और डॉलर के टर्म में कहे तो द शेयर ऑफ द गोल्ड इन द टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज अबाउट 5.88%। सितंबर 2021 तक 5.88% से बढ़ गया है, क्योंकि पहले तो ये लगभग ये सब डेटा याद नहीं करना आपको। द RBI's decision to buy gold is significant because unlike any other central banks such as the People's Bank of China, RBI does not regularly trade in gold। RBI ट्रेड नहीं करता है गोल्ड में, although the RBI permits it to do so, लेकिन RBI इसको करने की अनुमति देता है कि आप गोल्ड में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन RBI ट्रेड नहीं करता है। Consider the following statement regarding the voluntary retention route VRR for the investment of FPIs। ये जो वॉलंट्री रिटेंशन रूट होता है वो जो FPIs जो फॉरेन पोर्टफोलियोज इन्वेस्टर्स होते हैं उसको अलाउडेड किया जाता है। क्या है ये वॉलंट्री रिटेंशन रूट? चैनल्स एम टू अट्रैक्ट लॉन्ग टर्म and stable FPIs investments into debt market while providing FPIs without or with operational flexibility to manage their investment. It is not mandatory for the FPIs to be registered with the SEBI to participate through this route। कोई ज़रूरी नहीं है सेबी के साथ रजिस्टर करने का। क्या the limit for the FPIs to invest under the VRR have been kept between 2.5 लाख करोड़, बस 2.5 लाख करोड़। कौन सा करेक्ट है? तो केवल और केवल इसमें 1 और 3 सही है,
अलाउडेड तो नहीं है भाई बिना SBI का रजिस्टर का, सेबी में आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा पहले। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है VRR का, सीधी बात है, इसका मतलब एक तरह से अट्रैक्ट करना फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द VRR चैनल इज टू अट्रैक्ट द लॉन्ग टर्म एंड स्टेबल FPI investment into the debt markets while providing FPIs with operational flexibility to manage their investment। फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रदान किया जा सके, अधिक से अधिक FDI और FI और स्टेबल जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट किया जा सके। तो एंटिटी, कोई भी एंटिटी जो रजिस्टर्ड है एज ए FPI, एज ए रजिस्टर्ड FPI विद द सेबी इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट थ्रू दिस रूट। शर्त यही है कि आप पहले सबसे पहले रजिस्टर्ड हो जाइए सेबी के पोर्टल पर, ओके। उसके बाद आप इस रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए RBI 2022 में इसका सीमा जो है वो बढ़ाकर कितना कर दिया है पता है? इसकी सीमा को मतलब हैज इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट लिमिट अंडर द VRR फॉर FPIs फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द डेप्ट मार्केट इन इंडिया। शुरुआत में इसकी सीमा थी 75,000 करोड़ के आसपास, ठीक है, विच वॉज रिसीव्ड 1,50,000 करोड़ इन जनवरी 2020। 2022 में VRR सर्कुलर, एक नया सर्कुलर निकाला गया। नाउ RBI इज फर्दर इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट लिमिट, अब ये 2.5 करोड़ के आसपास कर दिया गया है, ठीक है, 2.5 करोड़ रुपया इंडियन रुपी के रूप में। 2.5 करोड़ तक VRR आराम से इसमें प्रवेश कर सकता है। 2.5 करोड़ नहीं, 2,500 करोड़ रे। यस ऑफ कोर्स। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। यूनाइटेड नेशन यूजेस द वर्ल्ड बैंक्स categorization based on the gross national income per capita to categorize countries as a developed economies, economic in transition, developing economies। ये यूनाइटेड नेशन का काम थोड़ा है, तो यूनाइटेड नेशन यूज द वर्ल्ड बैंक कैटेगराइजेशन। इंडिया है द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम अमोंग द बिम्स्टेक कंट्रीज, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है बिम्स्टेक में। इंडिया इज प्लेस्ड इन द टॉप 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड परचेजिंग पावर। ये मान ले सकते हैं क्योंकि ये तो बदलते रहता है, 5 और 6, 3 नंबर आप सोच लीजिए, 1 और 3, यस। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, एक मतलब एक तरह से जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स जो कि यूनाइटेड नेशन का मतलब एक तरीका है जिसके माध्यम से वो क्या करती है, कैटेगराइज करती है देशों को, खास करके डेवलप्ड इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स इन ट्रांजिशन में और डेवलपिंग इकोनॉमिक्स के माध्यम से। तो यूनाइटेड नेशन का यही काम है कि कौन सा देश विकसित है, कौन अभी विकसित हो रहा है और कौन जो है वो अभी विकसित नहीं है, विकास की ओर है प्रगति। तो विकासशील, विकसित, 20 वाला सबका कैटेगराइजेशन किया जाता है। उसके लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निकालता है यूनाइटेड नेशन। टू कैटेगराइज कंट्रीज बिकमिंग बाय इकोनॉमिक कंडीशन द यूनाइटेड नेशन यूजेज द वर्ल्ड बैंक कैटेगराइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन जो है ना वर्ल्ड बैंक के कैटेगराइजेशन का इस्तेमाल करता है, जो कि उसके ग्रोस नेशनल इनकम GNI पर कैपिटा पे डिपेंडेड है इन करंट US डॉलर। तो GNI पे डिपेंड होता है, ग्रोस नेशनल इनकम पे। एंड पर कैपिटा इनकम इंडिया इज बीइंग बिहाइंड बांग्लादेश। पर कैपिटा इनकम के तौर पे इंडिया जो है बांग्लादेश से ही पीछे है। चाइना पर कैपिटा इनकम 5 गुना ज़्यादा है इंडिया से, 5.5 गुना, और यूके से लगभग 33 गुना। सोच लीजिए, यूके जो है ना इज ऑलमोस्ट 30 टाइम, 33 गुना यूके हम लोग के पर कैपिटा इनकम से, 33 गुना। चाइना है 5.5 गुना, बांग्लादेश भी हमसे आगे ही है पर कैपिटा इनकम के मामले में। फिर भी वर्ल्ड का जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक है परचेजिंग पावर के रूप में, वो आपको पता होना चाहिए भारत ही है। मोस्ट इंडियन आर स्टिल रिलेटिव पुअर कंपेयर टू द पीपुल इन अदर मिडिल इनकम और रिच कंट्रीज। लेकिन गरीब लोग हैं यहाँ पर, भले इकोनॉमी इसकी थर्ड वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट बड़ी है, लेकिन गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं क्योंकि उनका पर कैपिटा इनकम जो है ना वो गरीब राज्य से भी बहुत बदतर है। सोच लीजिए बांग्लादेश से ही पीछे हम लोग पर कैपिटा इनकम के मामले में। चाइना से तो हमको 5.5 गुना का सामना करना पड़ता है, जबकि यूके तो हमसे 33 गुना ज़्यादा है पर कैपिटा इनकम के मामले में। यानी हम लोग 1 रुपये कमाते तो वो 33 रुपये कमाता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC is a company registered under the Companies Act 1956 whose primary
बिजनेस इज टू रिलेटेड, किससे जुड़ा हुआ है ये नॉन बैंकिंग का काम, जो जनरली मतलब कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। तो उसका मुख्य काम क्या होता है? बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, एक्वाइजेशन ऑफ शेयर, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज इशू बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, या इंस्ट्रूमेंट ऑफ, या इंश्योरेंस एंड चीट चीट बिजनेस करता है क्या? एग्रीकल्चर एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी माफ़ कर दीजिए, चार गलत है, तो जहाँ जहाँ चार हटाइए, एक दो तीन आंसर जाइए। देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक कंपनी है, मतलब जो कि कंपनी एक्ट के तहत गठित किया गया है, 1956 के जो कंपनी एक्ट है उसके तहत गठन किया गया है, ताकि इसका मतलब ओवरऑल बिजनेस ऑफ लोन्स देना, एडवांसेस देना, एक्वाइजेशन ऑफ शेयर, शेयर को खरीदना, शेयर में, स्टॉक में, बॉन्ड में, डिवेंचर में, सिक्योरिटी में पैसा फंसाना, यही है काम ओवरऑल। गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी का या अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज लाइक दी नेचर, लीजिंग, हियर, हायर या हायर परचेज, इंश्योरेंस बिजनेस में पार्टिसिपेट करना, चीट फंड बिजनेस करना। बट ध्यान रहे, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका मुख्य काम, ठीक है, प्रिंसिपल बिजनेस इज दैट एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं, नॉट इंक्लूड एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, सेल ऑफ एनी गुड्स, ठीक है, ना तो कोई खरीद बिक्री करेगा कोई वस्तुओं का और ना ही कोई गुड्स का, अदर देन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी खरीद बिक्री कीजिए, बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गुड्स का सेल, बिक्री या खरीद नहीं कर सकते हैं। और प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, किसी प्रकार का कोई सर्विस आप नहीं दे सकते हैं। एंड सेल्स, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो चीज़ इमूवेबल है उसमें आपका कोई हिस्सेदारी नहीं है। खेती का ज़मीन हो, बड़का बड़का बिल्डिंग हो, उसमें आप ना पैसा लगा सकते हैं और ना ही खरीद सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान। एम्प्लॉई स्टॉक जो है ओनरशिप प्लान, ईसॉप बोलते हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है। अंडर दीज प्लान्स द एम्प्लॉयर गिव्स सर्टेन स्टॉक्स ऑफ द कंपनी टू द एम्प्लॉई फॉर नेग्लिजिबल और लेस कॉस्ट। मतलब इस तरह से समझ लीजिए कि एम्प्लॉयर ने है कुछ मतलब सर्टेन स्टॉक देता है कंपनी को, ऑफ द कंपनी, सर्टेन स्टॉक ऑफ द कंपनी, ठीक है, टू एम्प्लॉई फॉर ए नेग्लिजिबल और लेस कॉस्ट, ना के बराबर उसका कोई कीमत पड़ता है, मतलब मंगनी में समझ लीजिए, सस्ते में आपको दे देता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनी का स्टॉक्स, यही है क्या ईसॉप। दिस प्लान्स आर एम्ड एट इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एंड इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द शेयर। हो सकता है ऐसा उद्देश्य हो कि ऐसा करने से आपके एक तो इस कंपनी की जो मार्केट शेयरिंग है वो बढ़ जाएगी, कंपनी का वैल्यू बढ़ जाएगा, शेयर की कीमत हो सकती है उछाला जाए। द ESOP हेल्प इन मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंसेंटिवाइज, ये तो सही बात है, जनरल स्टेटमेंट है, एक और तीन तो जनरल स्टेटमेंट है, तो इसका सही जवाब है एक दो तीन। एक एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप जो प्लान है जिसको ESOP बोलते हैं, इज ए टाइप ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान। मतलब अपने अपने ही जो ग्राहक है उसको एक तरह से बेनिफिट देने का एक तरह से तरीका है, विच इज इंटेंडेड, जिसके पीछे उद्देश्य है टू इनकरेज द एम्प्लॉयज़ टू अक्वायर स्टॉक ओनरशिप इन द कंपनी, कंपनी में भी आपका कुछ हक बने, आप भी कुछ डिसीजन मेकर बन पाएँ, कंपनी के भलाई के लिए कुछ सोच पाएँ, तो एक तरीका है इंसेंटिव करने का। और ये कहीं ना कहीं एक तरह से DPSP को भी बूस्ट कर रहा है। अंडर दिस प्लान्स द एम्प्लॉयर गिव्स सर्टेन स्टॉक्स ऑफ द कंपनी। तो इसके तहत क्या होता है, एम्प्लॉयर जो है कुछ स्टॉक्स कंपनी के कुछ स्टॉक जो है एम्प्लॉयर को देता है, ना के बराबर पैसे पर या नहीं के बराबर कॉस्ट पर, विच रिमेन इन द ESOP ट्रस्ट फंड until the option vests and the employee exercise them, employee lives or retire from the company or institution, जब तक आप उस कंपनी को नहीं छोड़ देते तब तक वो आपके पास रहेगा। These plans are aimed at improving the performance of the company and increasing the value of the share by involving stockholders who are also employees in the working of the company. The ESOP help in minimizing problems related to the incentive bias. Which of the following committee
had proposed the privatization of public sector units. नरसिम्हम कमेटी, पीजे नायक कमेटी, नरेश चंद्र कमेटी, किसने कहा था कि पब्लिक सेक्टर बैंकों का अधिक से अधिक प्राइवेटाइजेशन की बात हो? केवल और केवल एक और दो, नरेश चंद्र कमेटी का इसका कोई मतलब नहीं है। बहुत सी कमेटियां आई गई जिसने कहीं ना कहीं इस बात को उल्लेख किया कि जो पब्लिक सेक्टर का जो बैंक है ना वो 51% से नीचे होना चाहिए, उसमें स्टेक घटाओ यार पब्लिक सेक्टर। नरसिम्हन कमेटी प्रपोज 33%, पीजे नायक कमेटी कहा 50% तक से भी नीचे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नरेश चंद्र कमेटी का अपॉइंट किया गया था हाई लेवल कमेटी के रूप में जो एग्जामिन करता है कॉरपोरेट गवर्नेंस। नरेश चंद्र कमेटी का उद्देश्य कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़ा हुआ मामला, उसके संबंध में आया था ये। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, व्हेन द वैल्यू ऑफ द करेंसी इज मेड चीपर by the central bank, it is called devaluation the currency, and when the market forces bring down the value of the currency due to the falling demand, is called depreciation of the currency। मतलब आपको डिवैल्यूशन, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, एवैल्यूएशन का कंसेप्ट क्लियर है तो ये सवाल बहुत ईजी है। इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, द मूवमेंट्स ऑफ मनी विदाउट एक्सचेंज फॉर गुड्स और सर्विसेज and the charities are a part of capital account, never, incorrect, B is incorrect। Exchange rate of a currency may be fixed by a central bank or left to the market forces of demand and supply। या तो एक्सचेंज रेट जो होगा वो या तो सेंट्रल बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाएगा या तो डिमांड सप्लाई का द्वारा। व्हेन द वैल्यू इज चेंज बाय द सेंट्रल बैंक, इट इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन। इफ द मार्केट फोर्स bring down the value due to the demand falling behind supply of the currency, it is called leads to the depreciation। In the balance of payment, the movements of money without exchange for goods or service, it's called remittance, and charities are a part of the current account। Consider the following statement regarding central bank डिजिटल करेंसी, CBDC के बारे में बजट में चर्चा किया गया है ऑलरेडी, यू नो अबाउट दैट। इस बजट में नहीं, पिछले बजट में। द कॉन्सेप्ट ऑफ CBDC वॉज डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द बिटकॉइन। ये बिटकॉइन से प्रभावित है क्या? CBDC enable the users to conduct the both domestic and cross-border transaction which do not require a third party bank। थर्ड पार्टी बैंक नहीं होगा इसमें, ऐसा कैसे हो सकता है? इट इज नॉट एक्सचेंजेबल, इट इज नॉट एक्सचेंजेबल वन टू वन विथ अ फिएट करेंसी। इट इज नॉट एक्सचेंजेबल, ये भी गलत है। इट इज एक्सचेंजेबल फिएट करेंसी से, वो तो फिएट करेंसी ही है यार, बस खाली उसको मतलब डिजिटल फॉर्म में। तो पहला तीसरा गलत है, तीसरा गलत है तो एक और दो सही है। तो CBDC एक लीगल टेंडर है जो कि इशू किया जाएगा सेंट्रल बैंक एक डिजिटल फॉर्म में। इट इज़ द सेम एज द फिएट करेंसी एंड इट इज़ एक्सचेंजेबल वन टू वन विद द फिएट करेंसी। पैसा दीजिए, CBDC लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली इट इज़ फॉर्म इट डिफरेंट, इसका बस रूप अलग होगा। द डिजिटल फिएट करेंसी और द CBDC कैन बी ट्रांजेक्टेड यूजिंग द वॉलेट्स backed by the blockchain। The Though the concept of the CBDC was directly inspired by the Bitcoin, it is different from the decentralized virtual currency and the crypto assets। क्योंकि Bitcoin जो है वो decentralized virtual currency है and crypto assets है which are not issued by the state or the lack of legal tender। और इसमें कोई लीगल टेंडर स्टेटस भी नहीं मिलता उसको बिटकॉइन को। लेकिन CBDC जो होगा पूरी तरह से क्या होगा, इनेबल होगा यूजर को टू कंडक्ट द बोथ डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, जिसमें कोई थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सबसे अच्छी बात यही है कि देयर इज नो नीड ऑफ थर्ड पार्टी फॉर द ट्रांजेक्शन, चाहे घर में कीजिए, घर के बाहर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हैज़ द पोटेंशियल टू प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स। क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? एक तो रिड्यूस डिपेंडेंसी, ये जो निर्भरता है कैश पर वो ख़त्म हो जाएगा लगभग। हायर साइनोग्रेजिंग, क्या लिखा हुआ है ये, साइनरोरेज, रिड्यूस सेटलमेंट रिस्क, क्या आपको रिड्यूस तो करेगा ही सेटलमेंट्स। एक और तीन तो सही है, डी भी सही है। Introduction of CBDC has the potential to provide a significant benefits such as a reduced dependency on cash, higher C ignorage due to the lower transaction cost,
ट्रांजेक्शन कॉस्ट ना के बराबर होगा तो इसमें आपका ये स्पेलिंग है आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग। रिड्यूस सेटलमेंट रिस्क, introduction of CBDC would also possibly lead to the more robust, efficient, trusted, regulated, legal tender-based payments option. Which of the following will be considered as a leading under weaker section categorization for private sector loans? ये जो प्राइवेट सेक्टर लोन PSL होता है, जो प्रत्येक बैंकों को अपने नेट एडजस्टेड ग्रोस सेटलमेंट के 40% के आसपास शायद रखना पड़ता है, RBI का दिशा निर्देश है। तो इसमें क्या क्या आता है, किसको इसको बांटना है, तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, आर्टिसियन को, विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज वेयर इंडिविजुअल्स क्रेडिट लिमिट्स डू नॉट एक्सीड 10 लाख, सेल्फ हेल्प ग्रुप, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। आई थिंक यू नो अबाउट दैट। ऐसे तो आंसर में सभी लग रहे हैं, बट लेट्स सी, 1 2 4 5, इसमें 3 नहीं है, सेल्फ ग्रुप को नहीं मिलता, सेल्फ हेल्प ग्रुप को नहीं मिलता है। प्राइवेट सेक्टर लोन्स टू द फॉलोइंग बोरोवर्स विल बी कंसिडर्ड। लेट्स सी, सबसे पहले वीकर सेक्शन कैटेगरीज में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, आर्टिसियन है, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, जिसका इंडिविजुअल क्रेडिट 10 लाख से कम होना चाहिए भाई। बेनिफिशरीज अंडर द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, सेल्फ हेल्प एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर द रिहेबिलिटेशन फॉर द मैनुअल स्केंजिबर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बेनिफिशरी ऑफ द डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो लिखा हुआ है, डिस्ट्रेस फार्मर इंडेप्टेड टू द नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स, डिस्ट्रेस पर्सन अदर देन फार्मर्स विद द लोन amount not exceeding borrower to repay, individual women beneficiary up to 1 lakh per borrower, for urban cooperative existing loans to women will continue to be classified under the weaker section till their maturity repayments, person with disabilities, minority communities as may be notified by the government of India from time to time. Consider the following statement regarding money market. मनी मार्केट के बारे में पूछा जा रहा है। मनी मार्केट प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज ऑफ शॉर्ट टर्म टेन्योर, तो ये शॉर्ट टर्म टेन्योर का होता है क्या मनी मार्केट। और ये जो टेनर ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर द टर्म ऑफ मनी मार्केट इज फ्रॉम 2 days to 14 days ना। होल मनी मार्केट इज मार्केट फॉर द अंडर अनकोलेटराइज्ड लेंडिंग एंड बोरिंग ऑफ फंड्स। अनकोलेटरलाइज्ड का है, कोल मनी मार्केट में कुछ पैसा जमा नहीं करना पड़ता है क्या बोरोइंग लेने के लिए। सबसे पहली बात तो दूसरा स्टेटमेंट आप काट ही दीजिए। व्हाट इज द मनी मार्केट? While the government securities generally caters to the investor with long term investment, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है वो तो जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। द मनी मार्केट प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज ऑफ शॉर्ट टर्म टेन्योर, लेकिन मनी मार्केट तो शॉर्ट टर्म टेन्योर है। मनी मार्केट ट्रांजेक्शन आर जनरली यूज फॉर फंडिंग द ट्रांजेक्शन इन अदर मार्केट्स इंक्लूडिंग अदर मार्केट, जिसमें कि इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट एंड मीटिंग शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैचेस। By definition, money market is for maximum tenure of 1 year. Within the 1 year, depending upon the factors, depending upon the tenure, money market is classified. जैसे कि ओवरनाइट मार्केट हो सकता है, एक दिन के लिए, एक रात के लिए, एक समझ लीजिए नोटिस मनी जो होता है वो 2 से 14 दिन के लिए होता है। टर्म मनी जो होता है वो लगभग 15 दिन से लेकर 1 साल के बीच का होता है। तो ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है, हाउ व्हाट आर द डिफरेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि कॉल मनी है, रेपोज है, ट्रेजरी बिल्स है, कैश मैनेजमेंट बिल्स है, कमर्शियल पेपर्स है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन भी है, CBLO। कॉल मनी मार्केट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि बिना कोलेट्रल का, अनकोलेटरलाइज्ड,
लेंडिंग किया जाता है एंड बोरोइंग किया जाता है, लेंडिंग बोरोइंग विदाउट कोलेट्रल। ओके, इसमें क्या होता है, दिस मार्केट इज अ प्रीडोमिनेंटली ओवरनाइट एंड इट इज ओपन फॉर पार्टिसिपेशन ओनली द शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स एंड प्राइमरी डीमर्स। तो इसमें केवल और केवल जो पार्टिसिपेटर है वो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स और प्राइमरी डीलर्स। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन refers to the policy undertaken by the government to reduce their deficit and accumulation of the debt stocks। उसके वाला rationalization of tax base and farm loan waiver फॉर्मेट फिस्कल कंसोलिडेशन, बिल्कुल दूसरा वाला बिल्कुल इनकरेक्ट है। टैक्स बेस को रेसलेशन करने से क्या हो जाएगा, फार्म लोन बेवियर करने से तो और खराब हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा जा रहा है तो बी इज इनकरेक्ट है। देखिए, फिजिकल कंसोलिडेशन का सीधा मतलब होता है एक ऐसी पॉलिसी अपनाना जिससे गवर्नमेंट का जो नेशनल और सब नेशनल लेवल पर, ठीक है, उनका जो डेफिसिट है वो कम होना चाहिए और उनका जो डेप्ट है वो घटना चाहिए। फार्म लोन वेवियर इंक्रीजेस, अगर फार्म लोन वेवियर हुआ तो इंक्रीज कर देगा ना, और सरकार के इससे खर्चे बढ़ जाएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं ये रेसलेशन नहीं है। thus it is will go against the principle of fiscal consolidation। Rationalization of tax basis increases the revenue for the government and promotes the fiscal consolidation। अगला प्रश्न है, एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन द टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। द एक्सचेंज रेट डिपेंड्स अपॉन, किस किस पर डिपेंड करता है एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स रिजर्व विद आरबीआई, interest rate in the country and the global major like USA, political stability, international commodity prices, the extent of convertibility of the currency, सब पे डिपेंड करता है। द एक्सचेंज रेट डिपेंड्स अपॉन द मैनी फैक्टर्स, जैसे कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट इन द कंट्री एंड द ग्लोबल मार्केट लाइक यूएसए, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं वहाँ पर, फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई के पास या फिर किसी भी देश का सेंट्रल बैंक के पास फॉरेक्स रिजर्व, ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमिक, फ्यूचर पोटेंशियल कितना है, फॉरेन ट्रेड प्रोफाइल विच इंक्लूड्स इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ countries like USA, external debt levels, particularly short-term commercial debt level, the extent of convertibility of the currency, the fiscal and the current account deficit। Which of the following curve depicts the relationship between the distribution of income and inequalities? The Gini coefficient or Phillips curve? It's a Lorentz curve, Lorentz वक्र। फिलिप्स तो बेरोजगारी और महंगाई के बीच रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात पूछा जा रहा है कि इनकम और असमानता के बीच, धन और असमानता के बीच लॉरेंज वक्र के द्वारा समझाया जाता है। देखिए, लॉरेंज कर्व एक जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, माफ़ी चाहता हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इनकम और इनकम इनक्वालिटी, या फिर कह सकते हैं कि वेल्थ इनक्वालिटी, जो कि डेवलप किया गया था अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था मार्क्स लॉरेंज। How would you distinguish between the revenue and the capital receipt of a government? रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट में सीधा अंतर है। कैपिटल रिसिप्ट से क्या होता है, अगर आप कैपिटल रिसिप्ट प्राप्त कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपकी लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी, दूसरा बात है आपका एसेट कम हो जाएगा। जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट में जो होता है ना, इसको छोड़कर जो कुछ होता है दिन प्रतिदिन के जो प्राप्तियाँ होती है, टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, इसके अलावा फाइन है, यही सब आता है। रेवेन्यू रिसिप्ट आर नॉन रिडीमेबल अनलाइक सर्टेन कैपिटल रिसिप्ट। यस ऑफ कोर्स, ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको बदले में कुछ चुकाएं। कैपिटल रिसिप्ट ऑलवेज डेप्ट क्रिएटिंग अनलाइक रेवेन्यू रिसिप्ट, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा डेप्ट क्रिएट क्यों करेगा, इनकरेक्ट बात है बी। द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द रेवेन्यू रिसिप्ट एंड द कैपिटल रिसिप्ट इज
that in the case of revenue received, government is under नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट। आपको मतलब सरकार को ये कोई जिम्मेदारी नहीं होती है या जवाबदेही नहीं होती कि उस पैसा को फिर से वापस करना है भविष्य में। दे आर कॉल्ड नॉन रिडीमेबल, बट इन द केस ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट विच आर बोरोइंग, विच आर गवर्नमेंट इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। एक तो आपको अपना अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है। आपको पता होगा रेवेन्यू, ये कैपिटल है भैया, ये कैपिटल बोरोइंग है, ये कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट में भी डेप्ट क्रिएटिंग हो सकता है, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग भी हो सकता है। एग्जांपल जैसे डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट आर जैसे नॉट नेट बोरोइंग, आपने जितना उधार लिया है चाहे वो कहीं से भी लिया हो, फॉरेन बैंक से, होम से, होम लोन हो सकता, रिसिप्ट फ्रॉम द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई। और नॉन डेप्ट जैसे कैपिटल रिसिप्ट जैसे कि रिकवरी ऑफ लोन्स, आपको उससे भी तो प्राप्ति होती है क्योंकि आपने किसी को लोन दिया तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। या रिकवरी ऑफ लोन्स, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, जिसे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। दिस डू नॉट गिव राइज टू द डेप्ट। इससे सरकार का ऋण थोड़ा बढ़ता है, कर्ज नहीं बढ़ता है। ए नेगेटिव ट्रेड बैलेंस विद अ लार्ज करंट अकाउंट डेफिसिट कैन हैव विच ऑफ द फ्लोइंग कंसिक्वेंसेस फॉर इंडिया। बड़ा सा कैड है आपका, दूसरा नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है, तो बहुत ही दिक्कत है इससे। एक तो हाई इन्फ्लेशन इकोनॉमिक में आ सकता है, ऑफकोर्स आ सकता है। पुलिंग आउट ऑफ एफआईआई, ये भी हो सकता है। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये भी हो सकता है। तीनों के तीनों संभावनाएं हैं और तीनों के तीनों सही है। जब हाई कैड होगा तो इससे क्या होगा, करेंसी डेप्रिसिएट कर जाएगा। करेंसी डेप्रिसिएशन कैन डायरेक्टली फीड इनटू इन्फ्लेशन, और उसका प्रभाव होगा इन्फ्लेशन पर। Thus, a high CAD fuels directly into the domestic economic. Along with the fiscal deficit, it leads to the high inflation in the economic. Fiscal deficit तो बढ़ेगा ही, इन्फ्लेशन भी आ जाएगी। और कह सकते हैं कि ओवरऑल प्रभाव अगर देखा जाए तो एफ डबल डबल आई जो होता है और अदर भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा खींच लेंगे डोमेस्टिक मार्केट से। ठीक है, इससे प्रभाव क्या होगा, शेयर मार्केट और गिर सकता है, धड़ाम हो सकता है। इंटरेस्ट रेट चूँकि बहुत कम हो जाता है ना उस समय, एंड अदर इन्वेस्टर will not find domestic market worthy enough to invest and pull off it, जो अभी वर्तमान में हो ही रहा है। क्योंकि जो फेडेक्स जो अमेरिकन बैंकेज हैं वो सब क्या कर रही है, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। Which of the following form of the part of the income from abroad while calculating the GNP? GNP में क्या क्या जुड़ता है? GNP का सीधा सा मतलब जीडीपी प्लस नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहाँ से आ रहा है, नहीं बल्कि भारतीयों का होना चाहिए केवल। एक्सटर्नल ग्रांट जीएनपी में जुटेगा, ग्रांट है भाई, तो जीएनपी में जुटेगा कि नहीं जुटेगा ये हमको नहीं पता, बताइए। प्राइवेट रेमिटेंस, इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एक्सटर्नल ग्रांट का क्या मतलब होता है? ग्रांट्स मतलब होता है कि एक बार लेने के बाद दोबारा मतलब हमको चुकाना नहीं है, ग्रांट्स। प्राइवेट रेमिटेंस वो हम लोग का ही है ना, जो अब्रोड से आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स, एक्सटर्नल लोन्स अगर आपने दिया है तो आपको तो घटेगा ना, तो 1 2 3। जीएनपी मेजर द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्रीज रेजिडेंट्स। बिल्कुल, ये भारत के नागरिकों के द्वारा उत्पन्न किया गया मतलब एक तरह से आउटपुट है, मॉनेटरी वैल्यू है, टोटल मॉनेटरी वैल्यू है। Therefore, any output produced by the foreign resident within the country's border must be excluded in the calculation of GNP. Yeah, of course. While any output produced by the country's residents outside of its border must be counted. Yeah, GNP does not include intermediary goods services to avoid the double counting since they are
already incorporated in the value of final goods and services. The item which are counted in the segment of income from abroad, बाहर से कौन सी आता देख लीजिए. एक तो प्राइवेट रेमिटेंस आता है, यस, प्रोविजन, इंटरेस्ट ऑन द एक्सटर्नल लोन्स, आपने जो लोन दिया है तो उसमें से इंटरेस्ट आएगा आपको, एक्सटर्नल ग्रांट्स भी आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से है. नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कैन हियर केसेस रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स. किस किस मामले को हैंडल कर सकता है एनजीटी? 74, जिसको वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट कहते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. 74 वाला तो होगा ही. सिर्फ 1986 वाला बात कीजिए कि 1972 वाला, 4 नंबर बात कर दीजिए. NGT has a power to hear all civil cases relating to the environmental issues and questions that are linked to the implementation of laws listed in 1 of the NGT Act. अब ध्यान रहे, वाटर कंजर्वेशन प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 इसमें आता है. वाटर सेस एक्ट भी है 77. फॉरेस्ट एक्ट है 1980 का, फॉरेस्ट एक्ट. एयर एक्ट है 1981 का. इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का. पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है 1991 का. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है. लेकिन ध्यान रहे, दिस मीन्स दैट एनी वायोलेशन पर्टेनिंग ओनली ऑफ these laws or any other decision taken by the government under these laws can be challenged before the NGT. ठीक है, तो इस एक्ट जितने ऊपर दिए गए सभी एक्ट के खिलाफ अगर आपको चैलेंज करना है एनजीटी में तो आप आ सकते हैं. द एनजीटी हैज़ नॉट बीन वेस्टेड विथ पावर्स टू हियर एनी मैटर जो कि रिलेटेड हो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से और दूसरा है फॉरेस्ट एक्ट 1927 से. तो 2 ऐसे लॉ हैं जिस पर वो मतलब एक्शन नहीं ले सकता है. तो 72 और 27, द वेरियस लॉ इनेक्टेड बाय द स्टेट्स रिलेटिंग टू द फॉरेस्ट ट्री प्रिवेंशन. Therefore, a specific and substantial issue related to these laws cannot be raised before the NGT. फिट 455 पैकेज किसके लिए जुड़ा हुआ है? क्लाइमेट चेंज. फिट 455 एक पैकेज है यूरोपियन कंपनीज का या यूरोपियन यूनियन का. तो डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि यूरोपियन यूनियन ने एक स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम लोग 2030 तक 55% ग्रीन हाउस गैस इमिशन को समाप्त कर देंगे, इसलिए इसका नाम रखा फिट 455. विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर्स आर करेक्टली मैच? सुल्तानपुर यूपी में है, थोल गुजरात में है, वडवाना, विंडावास नॉट इन हरियाणा. सुल्तानपुर 2, 3 इज राइट. C 1 and 3 इज राइट. विंडावास जो है वो हरियाणा में ही है. ये ह्यूमन मेड है, फ्रेश वाटर वेटलैंड है विंडवास. 250 पक्षी के जो स्पीसीज है यहाँ पर अपना डेरा डालते हैं हर साल. सुल्तानपुर जो है यूपी में नहीं है, ये भी हरियाणा से ही है. सुल्तानपुर पार्क हरियाणा में है. 250 के आसपास स्पीसीज आते हैं यहाँ पर. थोल जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुजरात में, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में इसमें पड़ता है थोल में. और वडवाना जो है या वाधावना वेटलैंड जो है वो गुजरात में है, एक इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट फॉर इट्स बर्ड लाइफ. ये भी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में पड़ता है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जियो इंजीनियरिंग टेक्निक दैट intended to limit the amount of sunlight that earth reach, lightening the color of the crop leaves through the genetic modification, whitening road surface, rooftops, placing giant mirrors in the space to reflect sunlight, massing spraying of aerosol in the earth's stratosphere. Everything is right. मतलब एक टेक्निक है यार, मतलब कुछ है नहीं. ये जियो इंजीनियरिंग टेक्निक जिसमें कि इंजेक्टिंग करना है
एरोसोल स्ट्रेटोस्फेयर पे, इस उद्देश्य से कि सोलर जो प्रकाश आता है उसको स्कैटर कर दे, उधर उधर ही फेंक दे वापस. Various clouds reflective methods have been suggested, which work by spraying seawater in the atmosphere to increase the reflective the clouds. क्लाउड्स की रिफ्लेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप समुद्र का पानी उठा के आगे छिट दीजिए, पेंटिंग कर दीजिए अपने बड़े बड़े जो घर हैं, शहरों के जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स है उसको सफ़ेद रंगों से, पेल रंग से पेंटिंग कीजिए ताकि सोलर रेडिएशन वापस भागे. सेलेक्टिंग कीजिए जेनेटिकली मॉडिफाइड कमर्शियल क्रॉप्स को जिसका एल्बिडो बहुत ज़्यादा हो. ऑफकोर्स एल्बिडो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वापस चले जाएगा घर ही लोग अपना. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नडल्स. नडल्स क्या है यार? नडल्स आर द टीनी प्लास्टिक पैलेट्स the size of lentils that are the raw material for the most of the today's plastic product. Noodles, like the diesel and petrol, they are deemed hazardous under the International Maritime Organization Dangerous Goods Code for safe handling and storage. Noodles is left exposed to the environment will slowly break down into microplastics. तो सही है, इसमें पूछा जा रहा है 1 और 3 सही है. Noodles are the teeny plastic pellets size of lentils. They are pre-production plastic pellets. They are raw material the most of the today's plastic products made out of the polythene, propylene, polystyrene, polyvinyl chloride, other plastics. These pellets are melted down and cast into the modules, the molds to the make various plastic products. They are main form in which the plastic is shipped all over the world after being made in processing factories and carried out manufacturing factories. Depending on their densities, noodles can either float to the surface of the water or sink below the surface. Noodles is left exposed to the environment will slowly break down into the microplastics. Since noodles are plastics, they are not biodegradable. Noodles are the second largest source of micropollutants in the ocean by weight. IMO का कहना क्या है? Has not deemed noodles hazardous enough to be regulated by the organization dangerous goods for the safe handling and storage. Okay. Consider the following statement regarding the olive ridley turtles. ये जो ओलिव रिडर टर्टल है उसके बारे में पूछा जा रहा है. दे आर फाउंड इन वार्म वाटर ऑफ द पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन. ओडिशा कोस्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट्स इन द वर्ल्ड. दे आर नॉट फाउंड इन द अटलांटिक ओशियन. ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, अटलांटिक ओशियन में ही मिलता है. तो बिल्कुल 1 और 2 सही है. देखिए ओलिव रिडले खास करके अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा जाए तो ये कार्निवोरस होते हैं क्योंकि समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, तो सब कुछ खाते ही है. स्पेशली इमेच्योर स्टेज of the life cycle. Animals prey consist of protochordates or invertebrates which can be caught in shallow marine waters or estuary habitats. Common prey item of olive ridley turtle का देखा जाए तो jellyfish खाता है ये, sea urchins, bryozoas, tunicates, bivalves, snails, शर्म, क्रैब, रॉक, लॉबस्टर, यही सब खाता है. ओवरऑल ये कार्निवोरस है, समझ जाइए ना. दे आर फाउंड इन वार्म एंड ट्रॉपिकल वाटर प्राइमरली इन द पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन. खास करके प्रशांत महासागर, इंडियन ओशियन, लेकिन ध्यान रहे ये अटलांटिक के गर्म पानियों में भी मिलते हैं. दिस टर्टल इज रिलेटेड द कैम्प्स रिडले टर्टल. इसको कैंप रिडले टर्टल्स बोलते हैं. बेस्ट नोन फॉर देयर यूनिक मास नेस्टिंग, जिसको अरबिडा कहते हैं, जहाँ पर हजारों
फीमेल्स एक साथ अपने अंडे सेती है या देती है। और सबसे बड़ी बात कि उड़ीसा जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट है ऑलिव रिडले टर्टल का। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA। ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसका फुलफिलिंग इट्स मैंडेट विद इन द एम्बिट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 फॉर स्ट्रेंथनिंग द टाइगर कंजर्वेशन इन द कंट्री। मतलब 1972 से इसको पावर मिलता है ताकि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पावर मिला है ताकि ये टाइगर के कंजर्वेशन को मतलब ध्यान दे पाए, मदद कर पाए। ओवरऑल यही मैंडेट है इसका। इट अकॉर्ड्स आर अप्रूवल फॉर डिक्लेयरिंग द न्यू टाइगर रिजर्व। अप्रूवल फॉर डिक्लेयरिंग न्यू टाइगर रिजर्व इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऑफकोर्स इनकरेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर नहीं करते हैं इसका, एक और दो सही है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री करता है। तब टाइगर कंजर्वेशन की बात कर रहे थे हम लोग, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टेटूटरी बॉडी है जिसका गठन जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत किया गया है। ये जो NTCA है इसका अथॉरिटी हैज़ बीन फुलफिलिंग मैंडेटेड within the ambit of Wildlife Protection Act for the strengthening the tiger conservation in the country by retaining the oversight through advisory and normative guidelines based on the appraisal of the tiger status, ongoing conservation initiatives and recommendation of a specially constituted committee, yeah, set up under the chairmanship of the Ministry of Environment and Forest. What are the rules? What are the function? एक तो सबसे पहले कुछ मानक तय करना टाइगर रिजर्व के लिए। दूसरा बात है प्रिपरेशन ऑफ रिजर्व स्पेसिफिक टाइगर कंजर्वेशन प्लान। कुछ एनुअल ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना पार्लियामेंट के सामने। इसके अलावा स्टेट लेवल में एक स्टीयरिंग कमेटी का गठन करना अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। उसके अलावा अकॉर्डिंग अप्रूवल फॉर द डिक्लेयरिंग ए न्यू टाइगर रिजर्व। कोई भी टाइगर रिजर्व का घोषणा करना हो तो अप्रूवल तो इसी से लेना पड़ेगा। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बर्ड माइग्रेशन। बर्ड माइग्रेशन एक रेगुलर सीजनल मूवमेंट है अलोंग अ फ्लाईवे बिटवीन ब्रीडिंग एंड विंटरिंग ग्राउंड्स। माइग्रेटिंग बर्ड्स नेविगेट यूजिंग celestial cues from sun, the stars, the earth's magnetic field, mental maps। of course जनरल स्टेटमेंट है, दोनों सही है। बर्ड माइग्रेशन is a regular seasonal movement often north to south along a flyway between the breeding and winting grounds. It occurs mainly in the northern hemisphere where birds are funneled onto the specific routes by the natural barriers such as the Mediterranean Sea or the Caribbean Sea. Arctic tern holds the long distance migration for the birds traveling between the Arctic breeding grounds and the Antarctic each year। सोच लीजिए आर्कटिक से अंटार्कटिक तक के लिए वो यात्रा करता है। The timing of the migration seems to be controlled by primarily by changes in the day length. Migrating bird navigate using celestial cues from the sun, stars, Earth's magnetic field, mental map. Consider the following statement regarding the Operation Oliva. It is conducted by the Wildlife Crime Control Bureau. It aims to protect olive ridley turtles every year when they start nesting along the Odisha coast for breeding, or it involves the round clock surveillance near the breeding place। दो और तीन तो बिल्कुल सही है। रही बात वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो की कोस्टल गार्ड, इट्स सी, दो और तीन। देखिए हर साल इंडियन कोस्ट गार्ड, यस ऑफकोर्स इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ऑपरेशन ओलिवा चलाया जाता है। 1980 से चलाया जा रहा है ताकि ओलिव रिडले टर्टल को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनका कंजर्व किया सके। उड़ीसा के तट पर ये ब्रीडिंग होता है जिसको आप लोग जानते हैं, और ये नवंबर से दिसंबर में शुरू हो जाता है। एक बेहतर रिजल्ट मिल पाए, राउंड द क्लॉक सर्वाइलेंस, पूरा सर्वाइलेंस चलता है। इस कंडक्टेड फ्रॉम द नवंबर से लेके मई तक, यूटिलाइजिंग द कोस्ट गार्ड एसेट सच एज द फास्ट पेट्रोल वेजल, एयर क्रूजन वेजल, इंटरसेप्टर क्राफ्ट,
droner aircraft to enforce the law near the rockeries. Consider the following statement regarding the gas hydrates. Gas hydrates naturally in some marine sediments and within the permafrost. Their decomposition can release large amount of methane that could be impacts Earth climate. Sudden release of pressurized methane gas from ocean base may be cause submarine landslide, which is turn a trigger tsunami. में भी हो सकता है, सबके सब हमको लग रहा सही है. देखिए, गैस हाइड्रेट आर द आइस लाइक क्रिस्टलाइन मिनरल दैट फॉर्म व्हेन द लो मोलिकुलर वेट गैस, जैसे कि मेथेन है, एथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपस में कंबाइन कर लेते हैं वाटर के साथ और जम जाते हैं एक सॉलिड के रूप में अंडर द लो टेम्परेचर एंड मॉडरेट प्रेशर कंडीशन. अब ये गैस हाइड्रेट हो गए हैं. तो अधिकांश जो गैस हाइड्रेट हैं वो मैथेन से बनते हैं, ठीक है, विच हैज लीड, और ये अपना इसलिए इसका नाम है मैथेन हाइड्रेट. गैस हाइड्रेट को नाम दिया गया मैथेन हाइड्रेट, ठीक है. कभी कभी गैस हाइड्रेट इक्वल टू मैथेन हाइड्रेट कर सकते हैं आप. देखिए, ऑन अर्थ गैस हाइड्रेट अकर नेचुरली इन सम मैराइन सेडिमेंट, ये जनरली प्राकृतिक रूप से होता है एंड विद इन द वेनेथ ऑफ फार्मापोस्ट, और ये जमे हुए झीलों के नीचे या फिर कह सकते हैं कि ग्लेशियर के नीचे, समुद्र के नीचे हो सकता है. दे आर ऑल्सो स्पेकुलेटेड टू फॉर्म ऑन अदर प्लेनेट, और ये दूसरे प्लेनेट में भी ऐसा कर सकते हैं. गैस हाइड्रेटेड डिपोजिटेड में कंटेन रफली ट्वाइस द कार्बन कंटेंट इन ऑल रिजर्व ऑफ द कोल, ऑयल एंड कन्वेंशनल नेचुरल गैस. अब जितना दुनिया का कोयला, ऑयल, कन्वेंशनल नेचुरल गैस देखते हैं, सब में जितना टोटल मिला के जो गैस हाइड्रेटेड होगा उससे कई गुना ज़्यादा, दुगुना कंटेंट है कार्बन गैस हाइड्रेट में, जो बहुत ही भयानक, मतलब एक पोटेंशियली एनर्जी सोर्स के रूप में काम तो कर सकता है. देयर डिकम्पोजिशन, लेकिन इसके डिकम्पोजिशन से बहुत भारी मात्रा में मेथेन का उत्सर्जन होगा, और ये बहुत ही खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है और हमारे धरती के क्लाइमेट को पूरी तरह से बदल कर रख देगा. अगर अचानक ये रिलीज हो गया प्रेशराइज मेथेन, तो हो सकता है ये सबमरीन को उल्टा दे, लैंडस्लाइड करा दे, और कभी कभी ये सुनामी भी ला दे. तो पॉसिबिलिटी तो है. अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग ओशियन डीऑक्सीजनेशन. डीऑक्सीजनेशन के बारे में पूछा जा रहा है. डीऑक्सीजनेशन का सीधा मतलब होता है ऑक्सीजन का समाप्ति. ऑक्सीजन का ऐसा क्षेत्र जहां ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, ऑक्सीजन खत्म होते जा रहे हैं, हाइपोक्सिया जोन बनते जा रहा है, डेड जोन का निर्माण होते जा रहा है, मछलियों, मैराइन वाटर्स के लिए खतरा, मैराइन जीव जंतुओं के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है, वही है. और ये जनरली टेम्परेचर बढ़ने से और प्रभावित होगा. एसिडिटी जितना बढ़ेगा ओशियन डीऑक्सीजनेशन उतना फास्ट होगा. तो ओशियन डीऑक्सीजनेशन इज द मैक्सिमम रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मैक्सिमम रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन मिनिमम जोन्स इन द वर्ल्ड्स oceans as a consequences of anthropogenic emission of the carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड के भूमिका तो है ही, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण का टेम्परेचर बढ़ा रहा है. टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कार्बन डाइऑक्साइड का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो अधिक से अधिक होगा. बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा है, और सब के सब अधिक से अधिक कार्बन सिंक जो है वो तो समुद्र ही कर रहा है. तो बहुत सा समुद्र जो है डीऑक्सीजनेटेड क्षेत्र बनता जा रहा है. ऑक्सीजन इज लेस सोल्यूबल इन वार्म वाटर, गर्म पानी में तो कम घुलता है. और there the areas of sea water that is depleted or dissolved oxygen is called anoxy water. सब सही है, सब सही है. ये तीन कैसे दिया, दो और तीन, विच आर करेक्ट. वन में क्या गलती हो गया. Ocean deoxygenation is the maximum reduction of the oxygen minimum zones in the world's ocean, consequences of anthropogenic emission of the carbon dioxide. तब लगता है एंथ्रोपोजोनिक नहीं है क्या. ओशियन डीऑक्सीजनेशन इज ए एक्सपेंशन ऑफ ऑक्सीजन मिनिमम जोन, रिडक्शन नहीं है. ओ सॉरी, आई गॉट इट. मतलब ये फैलाव है. डीऑक्सीजनेशन का मतलब है एक्सपेंशन ऑफ ऑक्सीजन मिनिमम जोन्स का विस्तार होना है दुनिया के समुद्र में, वर्ल्ड्स के ओशियन में. परिणाम क्या है, इसका कारण क्या है. कारण है एंथ्रोपोजोनिक इमिशन, द कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन. The change has been fairly rapid and poses a threat to the fish, the other types of marine life, as well as the people who depended on the marine life for their nutrient or livelihood.
Ocean deoxygenation poses implication for ocean productivity, nutrient cycle, carbon cycle, marine habitats. Most of the excess heat from carbon dioxide and other greenhouse gas emission is absorbed by the ocean. जैसा कि मैंने बताया, warmer ocean causes deoxygenation both because oxygen is less soluble in warm water and through the temperature driven stratification of the ocean, which inhibits the production of oxygen from the photosynthesis. Anoxic waters are the areas of the seawater, freshwater, groundwater. Anoxic waters are the areas of the seawater, freshwater, groundwater that are depleted to dissolve oxygen and are more severe condition of the hypoxia. Yeah, Moses is a bio indicator. What do you understand with these statements? क्या मतलब है इसका? It reflects the changes of the ecosystem such as pollution. It cannot be cloned or genetically engineered. ऐसा तो है नहीं कि क्लोन नहीं कर सकते हम लोग. It does not contain mRNA. इसका सही जवाब है एक. मोजेस या फिर जिसको हम लोग काई बोलते हैं, सो कॉमन फ्लावर प्लांट्स फाउंड इन ऑल सिटीज स्पेशली इन डैम्प या हमिड या सेडी लोकेशन, छायादार डम में मिलता है. इट इज़ जनरली एब्जॉर्ब वाटर न्यूट्रिएंट फ्रॉम देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट. सो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, delicate mosses found on the rocks and trees in cities around the world can be used as a low-cost bioindicator to use to monitor the urban pollution and to measure the impact of the atmospheric changes. आप देखिएगा जनरली जो काई है ना, ये काई शहरों में नहीं दिखेगा, गाँव में खूब दिखेगा. गाँव में प्रदूषण लेवल बहुत कम होता है, तो ये प्रदूषण लेवल को दिखाता है. As a bioindicator, Moses responds to the pollution or drought stress by the change in the shape, density, or disappearing. These characteristics will also allow the scientists to calculate atmospheric alteration and air pollution. Consider the following statement regarding the Ramsar Convention on Wetlands. India is one of the countries that signed Ramsar Convention soon after its came into effect. Yeah, of course. In the last 10 years, maximum number of wetlands in India were added to the Ramsar sites compared to the previous period. In Tamil Nadu, has the maximum number of Ramsar sites. That would be right. इसका सही जवाब है 2 और 3. एक गलत है. इंडिया ने बहुत बाद में साइन किया था. इंडिया इज वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ऑफ द रामसर कन्वेंशन साइन इन रामसर ईरान 1971. 1971 में साइन हुआ, लेकिन भारत ने साइन किया 1982 में. ड्यूरिंग द 1982 2013 तक 26 साइट्स को रामसर साइट के रूप में इंक्लूडेड किया गया था, लेकिन 2014 से 2022 के बीच 49 नए वेटलैंड साइट को रामसर में लिस्टेड कर लिया गया है. तो कहीं ना कहीं 2014-2022 के बीच में नए वेटलैंड्स का जुड़ना हमारे पर्यावरण के प्रति एक तरह से प्रेम को दिखाता है, हमारे पर्यावरण के प्रति एक तरह से जिम्मेदारी को दिखा रहा है. तमिलनाडु का मैक्सिमम रामसर साइट्स है 14 को, उसके बाद यूपी में 10 गो है. कंसिडर द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ द वेटलैंड्स एंड द स्टेट्स दे आर लोकेटेड. हीराकुंड तो उड़ीसा में ही है. चित्रांगुंडी बर्ड वाइल्ड सेंचुरी एमपी. वदायूर बडुगुर वर्ड सेंचुरी. थाने क्रैक. सोचिए इसका ये जवाब दिया हुआ है 1 3 4. ये चित्रांगुडी बर्ड जो है ना तमिलनाडु में. ई वेस्ट से क्या क्या खतरा हो सकता है? ई वेस्ट कंटेन पोटेंशियल हार्मफुल मटेरियल्स. क्या क्या ई वेस्ट में हो सकते हैं? लेड हो सकता है, फास्फोरस, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रेट्रोडेंट्स, बेरोलियम, कैडमियम. सब हो जाएगा क्या यार? इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप कंपोनेंट्स सच एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंटेन पोटेंशियली हार्म मटेरियल. लेड है, कैडमियम है, बेरोलियम है, ब्रोमिनेटेड फ्लेम. CRT have a relatively high concentration of lead and phosphorus, both of which are necessarily display होता है सर. The phenomenon of the increasing of the concentration of the substance such as a toxic chemical in the tissue of the
in the tissue of the tolerant organism that successively higher levels in the food chain is none as कंसंट्रेशन लगातार बढ़ता जाता है, बायो अकुमुलेशन या बायो मैग्निफिकेशन, इस बायो मैग्निफिकेशन। देखिए यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, टॉलरेंट ऑर्गेनिज्म एट द सक्सेसिव लेवल्स दिया हुआ है इन ए फूड चेन। जब फूड चेन में बात हो तो ये बायो मैग्निफिकेशन होगा, लेकिन अगर यही फूड वेब में हो तो ये बायो अकुमुलेशन होगा। देखिए बायो मैग्निफिकेशन ऑल्सो नन एज बायो एम्प्लीफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, increasing the concentration of a substance such as toxic chemical in the tissue of a tolerant organism at successively higher level in the food chain। जो फूड चेन होता है उसमें सक्सेसिवली हायर होता है, ऊपर जैसे जैसे बढ़ेगा वो बढ़ता चला जाएगा। विच आर द फॉलोइंग स्पीसीज आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया? फ्लाइंग स्क्विरल है, गोल्डन लंगूर है, कोला भी है, रेड हैंडेड बल्चर भी है, लेकिन 1 2 4 है, कोला नहीं है हमारे यहाँ पर। कोला जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। फ्लाइंग स्क्विरल तो जनरली मिलता ही है, मोर देन 50 स्पीसीज हमारे यहाँ पर है। 3 स्पीसीज तो नॉर्दर्न अमेरिका में है, 2 लाइव इन नॉर्दर्न यूरेशिया में है, एंड ऑल अदर द फाउंड्स इन द टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ द एशिया। गोल्डन लंगूर की बात करें, यह भी सिंपली गोल्डन लंगूर बोलते हैं, इज अ वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी फाउंड इन स्मॉल रीजन ऑफ वेस्टर्न असम इंडिया, नेबरिंग फुटहिल्स ऑफ द ब्लैक माउंटेन्स, द भूटान में मिलता है, आसाम में मिलता है। और ये रेड हेडेड वल्चर जिसको हम एशियन किंग वल्चर बोलते हैं, ये ब्लैक वल्चर जो पुडुचेरी वल्चर है, इज अ ओल्ड वल्चर मेनली फाउंड इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट विद a small junction population in some parts of the Southeast Asia। कोला इज ए एबोरियल हार्बीवोरस, ये मार्सुपियल है, ध्यान रहे मार्सुपियल है, अपने बच्चे को गोद में रखता है थैली में, जो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है जैसा कि बताया था मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स मॉनिटर ओजोन पोल्यूशन? ये ओजोन पोल्यूशन को गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल, बोन कन्वेंशन, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, कहीं ना कहीं ये मॉनिटर तो करता ही है। एयर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स, वेदर फोरकास्टिंग, सेलेक्ट। बोन कन्वेंशन का तो पक्षी हो सीएम से जुड़ा हुआ है, तो बोन कन्वेंशन कहाँ से हो जाएगा? 2 को गोली मारिए। 1999 में गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल टू अबेट एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, द ग्राउंड लेवल ओजोन, इसको लड़ना था हम लोगों को, ठीक है। ओजोन इज ए मल्टी पोल्यूटेंट प्रोटोकॉल डिजाइन रिड्यूस एसिडिफिकेशन कम करना है, यूट्रोफिकेशन कम करना है, ग्राउंड लेवल ओजोन को कम करने के लिए गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल सिग्नेचर किया गया था। द प्रोटोकॉल इज अ पार्ट ऑफ द कन्वेंशन ऑन द लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंड्री एयर पोल्यूशन। ये लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंड्री जो एयर पोल्यूशन होता है उसको, उससे जुड़ा मुद्दा है गोथेनबर्ग। लेकिन आपको जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज सीएमएस को ही बोन कन्वेंशन बोलते हैं। इसका एम करना था टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, एवियन माइग्रेटरी स्पीसीज को एक तरह से कंजर्व करना है थ्रू आउट द रेंज। ओजोन हैज बीन क्लासिफाइड and monitored as one of the 8 pollutants under the National Air Quality Index। ओजोन भी है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में। ओजोन इज monitored as one of the pollutants under the SAFAR system of air quality and weather forecasting। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ समाप्त किया जा रहा है। आप बने रहिए अगले बार